पिछली वीडियो में हमने निकम्मी सरकार, लापरवाह जनता और कोरोना के दूसरे लहर में बढ़ते संक्रमण की बात की। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप इधर कोने में आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें अपने देश को इस दूसरी लहर से बचाना है और तीसरी लहर के लिए तैयार करना है तो ये जरूरी है कि हम तथ्यों को समझें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और सरकार से सही सवाल पूछें ताकि वो अपना काम सही तरीके से करे। इसलिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप हमारा ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, खुशामदीद। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम इजराइल और गाजा के बीच बढ़े तनाव, इस तनाव के पीछे हर पार्टी की मनोदशा की बात करेंगे। ये कोई ताज़ा खबर नहीं है कि इजराइल और गाजा के बीच जंग जैसे हालात हैं और आप कई न्यूज़ चैनल्स और दिग्गजों की वीडियोस इस मुद्दे पर देख चुके हैं और ऐसा लगता है कि आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अपना पक्ष चुन चुकी है और आप भी शायद अपना पक्ष चुन चुके होंगे। पर क्या आप इस तनाव के कारण और मोटिव को समझ पा रहे हैं कि क्यों गाजा और पैलेस्टीन इजराइल के गिरफ्त से छूटना चाहती है और क्यों इजराइल पैलेस्टीन और गाजा को अपने कब्जे में रखना चाहती है? इसके लिए हमें उस इलाके और तीन धर्म के इतिहास को समझना होगा। ये तीन धर्म जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस हिस्ट्री को बिल्कुल संक्षिप्त में समझाएं ताकि आपको मुद्दा भी समझ में आ जाए और आप बोर भी ना हो। तब के जमाने में राजपाट हुआ करता था। अगर एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था तो उस जीते हुए राजपाट को हथियाने के साथ वहां के लोगों को भी मारा पीटा जाता था। अगर ये नया राजा नए धर्म का है तो वो सबसे पहले धार्मिक स्थलों को तबाह कर लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। अब कुछ बातें हम यहूदियों के विषय में समझ लें। यहूदी बड़े ही मेहनती और कंजर्वेटिव लोग हुआ करते थे। कंजर्वेटिव इस मामले में कि वो अपने धर्म की ज़्यादा बात नहीं करते, वो लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराते और अपने धर्म के लोगों की बहुत मदद करते हैं। वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपना सेटलमेंट बना लेते हैं और भले ही उनकी आबादी कम हो पर जिस देश में पाए जाते हैं वो समृद्ध रहते हैं और ऊंचे पदों पर स्थापित रहते हैं। अब ये कहा जाता है कि यहूदी धर्म के लोगों को श्राप मिला है कि जब तक यहूदी धर्म इस धरती पर है तब तक इस धर्म के लोगों का नरसंहार होता रहेगा। ये श्राप उन्हें धार्मिक किताबों और नियमों के साथ छेड़छाड़ करने और जीसस को मारने में मदद करने के कारण मिला है। अब ये श्राप किस हद तक सही और गलत है वो इस वीडियो का हिस्सा नहीं है। आज से लगभग 3000 साल पहले इजराइल के इलाके में यहूदी रहते थे। वहां के राजा सोलोमन यानी सुलेमान ने जेरूसलम में उनका पहला मंदिर यानी सिनेगॉग बनाया था। इस कारण जेरूसलम यहूदियों के लिए पवित्र स्थल की तरह है। फिर 2500 साल पहले बेबीलोनियन ने इन पर हमला कर इनके सिनेगॉग को तबाह कर दिया और तब से यहूदियों का पलायन शुरू होता है। फिर धीरे धीरे वो अपने आप को संगठित कर उसी जगह पर दूसरा सिनेगॉग बनाते हैं जो कि रोमन के द्वारा फिर से तोड़ दिया जाता है। यहाँ फिर उन्हें अत्याचारों से बचने के लिए पलायन करना पड़ता है। जो लोग वहां बच जाते हैं वो मेहनत करके अपना ओहदा ऊंचा करते हैं और रोमन सरकार भी इनका इज्जत करना शुरू करती है। उसके 500 साल बाद यानी 1 एडी में जीसस का जन्म होता है और 20 साल बाद जीसस अपने धर्म का प्रचार करने लगते हैं। इससे बौखलाई रोमन सरकार जीसस को मारना चाहती थी। तब यहूदी समाज चुप रहा और रोम की मदद करता है जीसस को सूली पर चढ़ाने में ताकि वो रोमन सरकार के नजरों से ना उतरे और जो इज्जत और जिंदगी उन्हें रोमन सरकार में मिल रही है वो छिन ना जाए। पर क्रिश्चियनिटी फैलता गया और एक दिन रोमन एम्पायर को गिरा दिया इस तर्ज पर कि जिन लोगों ने हमारे मसीहा को मारा वो हम पर राज नहीं कर सकते। और इसी के साथ यहूदियों का भी नरसंहार शुरू हुआ और एक बार फिर इन्हें वहां से भागना पड़ा और 700 ईस्वी तक इस इलाके में क्रिश्चियन राजा राज करते रहे। बाइबल के हिसाब से जेरूसलम में ही जीसस की प्रीचिंग शुरू हुई और सूली पर चढ़ने के बाद वो फिर से जेरूसलम में ही अवतरित हुए थे। इसलिए जेरूसलम क्रिश्चियंस के लिए पवित्र धरती मानी जाती है। 7वीं सदी में इस्लाम का जन्म होता है और ये धर्म उस इलाके में बहुत तेजी से फैलता है। उसके बाद इस्लामिक सल्तनत क्रिश्चियन राजाओं को हराकर अपना राजपाट स्थापित करती है। इनका यहूदियों से वैसा कोई बैर नहीं था, इस कारण यहूदियों के लिए ये गोल्डन पीरियड माना जाता है और इस पीरियड में वो बहुत तरक्की करते हैं। अब इस्लाम के हिसाब से प्रोफेट मोहम्मद खुदा के आखिरी पैगंबर थे
और ऐसा माना जाता है कि उन्हें जेरूसलम में ही जन्नत की प्राप्ति हुई। इस कारण ये जगह मुस्लिम समाज के लिए भी पवित्र धरती मानी जाती है। लगभग 10वीं सदी में यूरोप और वेस्टर्न देशों में चर्च का डोमिनेशन हुआ करता था और ये चर्च यहूदियों को खत्म करना चाहती थी। अब तक जो भी यहूदी नरसंहार से बचने के लिए यूरोप और वेस्टर्न देशों में बसे थे, वहां उन्हें मारा जाने लगा और धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। जो इससे बच नहीं पाए वो आत्महत्या कर लेते थे और जो वहां से भाग पाए वो वापस इजराइल की तरफ पलायन करते हैं। इस समय इजराइल में ऑटोमन एम्पायर राज करता था। यहाँ भी यहूदियों को शांति नहीं थी। इस एम्पायर पर कॉलोनियल देशों की नजर थी, पर वो इस राज को हटा नहीं पाए थे। पूरी दुनिया में अपने धर्म के लोगों का नरसंहार देखने के बाद यहूदी तय करते हैं कि उन्हें वापस अपने मुल्क जाना चाहिए और धीरे धीरे वो वापस इजराइल की तरफ पलायन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, जो कि उस समय की सबसे बड़ी कॉलोनियल ताकत थी, उन्होंने यहूदियों से वादा किया कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर को गिराने में मदद करते हैं तो उन्हें उनका अपना एक देश मिल जाएगा, वो भी उनके पवित्र स्थल जेरूसलम के साथ। पर वहीं ब्रिटेन अरब के मुस्लिम देशों से भी यही वादा कर चुका था और तीसरे तरफ उस वक्त के और सुपर पावर्स के साथ ये डील करता है कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर को गिराने में मदद करते हैं तो वो पूरे एम्पायर को आपस में बांट लेंगे। ऑटोमन एम्पायर गिर तो गया, पर यहूदियों और मुस्लिम लोगों से किया वादा पूरा नहीं किया गया और पूरे ऑटोमन एम्पायर को आपस में ये कॉलोनियल पावर बांट लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर फिर से ज्यूज को मारना शुरू करता है और फिर इन्हें पलायन करना पड़ता है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएन का संगठन हुआ और यूएन ज्यूज के मुद्दे को समझते हुए उन्हें इजराइल देश सौंप देता है। पर जेरूसलम, जो कि 3 धर्मों के पवित्र स्थल थे, वो अपने कंट्रोल में रख लेता है। अब ये डिसीजन भी ब्रिटेन के कॉलोनियल धोखे जैसा ही प्रतीत हुआ, जहां यहूदियों को उनका वादा किया हुआ देश नहीं मिला और अरब देशों को ये लगा कि बाहरी ताकत उनके पवित्र स्थल पर कब्जा करके बैठी है और वो इसका जिम्मेदार इजराइल और यहूदियों को मानने लगे। इस कारण से वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तब का इजराइल और इसके इलाके ऐसे दिखते थे। इसमें पैलेस्टीन जॉर्डन का हिस्सा था और गाजा इजिप्ट का हिस्सा और जेरूसलम इंटरनेशनल टेरिटरी थी। ये दुश्मनी और गुस्सा बढ़ता गया और इजराइल के पड़ोसी मुस्लिम देशों ने जंग का ऐलान कर दिया। पर शायद इजराइल इस आने वाली जंग को भांप गया था और तैयार बैठा था। तैयारी ऐसी थी कि इजराइल ने अकेले बाकी सारे देशों को हरा दिया और खुद को भी और ज्यादा चौकन्ना और तैयार बनाने की कसम खाई। फिर 1967 में एक बार और जंग छिड़ी, पर इजराइल इस बार भी तैयार बैठा था और अपने स्ट्रेटेजी और प्रीएम्प्टिव अटैक से इसने फिर बाकी देशों को हरा दिया और उनके कई इलाके भी हथिया लिए, जिसमें पैलेस्टीन, गाजा स्ट्रिप और कई इलाके थे। बाकी इलाकों को तो उनके देशों को वापस कर दिया गया, पर आज तक पैलेस्टीन और गाजा पर इजराइल का कब्जा रहा है और ये कब्जा पैलेस्टीन और गाजा में रह रहे मुस्लिम लोगों को कबूल नहीं था और वो इसका विरोध करने लगे। वहीं इजराइल पैलेस्टीन में पॉपुलेशन मूवमेंट और डेमोग्राफिक चेंज करती रही। वो पैलेस्टीन में यहूदी परिवार के सेटलमेंट को प्रमोट करती रही। तो इसलिए पैलेस्टीन आज ऐसा दिखता है जो कभी ऐसा दिखता था। इस कारण पैलेस्टीन में पीएलओ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, जो गुरिल्ला वॉरफेयर और प्लेन हाईजैकिंग में एक्सपर्ट था। इजराइल ने तब इस संगठन को बैन कर दिया था, पर थोड़े समय के बाद अमेरिका की मध्यस्थता से इनका सुलह हुआ। पीएलओ ने एक्सट्रीमिज्म का रास्ता छोड़ने का वादा किया। इजराइल ने उन्हें पैलेस्टीन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्वीकार किया। इस मध्यस्थता के अगले 5 साल में पैलेस्टीन और गाजा को आजाद करने का भी प्रस्ताव था, जो कि आज तक नहीं हो पाया। पीएलओ के सुस्त मिजाज को देखते हुए गाजा में एक नए ऑर्गेनाइजेशन हमस का जन्म होता है, जो कि पीएलओ से ज्यादा आक्रामक हमले और उग्रवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है। और आज जो ये जंग जैसे हालात बने हैं, ये गाजा के हमस और इजरायली गवर्नमेंट के बीच हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस हिस्ट्री को समझ गए होंगे और अब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने जरूरी हैं। सवाल ये कि इजराइल का पैलेस्टीन और गाजा पर जो कब्जा है, क्या वो सही है? सवाल ये कि इजराइल जो इन इलाकों में मुस्लिम समुदाय के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा बर्ताव कर रहा है, क्या वो जायज है? क्यों कोई देश इस कब्जे का खुलकर विरोध नहीं करता और क्यों इजराइल इस कब्जे को सही मानती है और क्यों वो वहां के डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ छेड़छाड़ कर रही है? जब हमस ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा तो क्यों आज भी इजराइल गाजा पर हमले कर रही है?
कुछ अरब देशों ने मानवाधिकार और कोड ऑफ वॉर का उल्लंघन करने का ब्लेम इजराइल पर लगाया है। फिर भी कोई इजराइल को क्यों नहीं रोकता? अब मेरे नजरिए से देखिए, जब कोई सदियों से प्रताड़ित हो रहा है तो उसे ये डर हमेशा रहता है कि फिर से कोई ना कोई उनका शोषण करने की कोशिश करेगा। जब पूरी दुनिया में ये धारणा है कि आपके धर्म पर श्राप है, तो आप अपने ही धर्म के लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे और उन्हीं के साथ सेफ फील करेंगे। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को उनके आखिरी पैगंबर मिल गए हैं, पर यहूदियों के आखिरी पैगंबर का अवतरित होना बाकी है और यहूदियों का मानना है कि वो मसीहा जेरूसलम में ही अवतरित होंगे, इसलिए भी वो जेरूसलम को लेकर ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। बात रहा उन सवालों का, तो हमारे हिसाब से इजराइल का पैलेस्टीन और गाजा पर कब्जा गलत है। आज वो समय नहीं रहा जब आप किसी देश पर जबरदस्ती कब्जा जमा कर बैठ जाएं, पर कई देश हैं ऐसे जो ऐसा कर रहे हैं और वो ऐसा सिर्फ अपना दबदबा और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट के लिए करते हैं। शायद इजराइल भी इसीलिए इन इलाकों को अपने कब्जे में करके बैठा है। जो इजराइल इन इलाकों में मुस्लिम समुदाय के साथ कर रहा है वो मोरली गलत है, पर शायद वो इस इलाके में मजबूत बनकर रहना चाहता है ताकि जितनी जिल्लतें और उत्पीड़न वो सदियों से झेलते आ रहे हैं वो वापस से रिपीट ना हो। सालों से यहूदियों पर हुए अत्याचार हर देश और समुदाय को उनके लिए संवेदनशील बनाता है। शायद यही कारण है कि कई बड़े देश इनके इस कब्जे पर चुप्पी साधे बैठे हैं और इजराइल इस कब्जे को सही मानता है क्योंकि वो मानता है कि उन्हें उनका एक देश प्रॉमिस किया गया था और वो प्रॉमिस देश यही है। अब जब वो इस प्रॉमिस देश को अपने कब्जे में कर चुके हैं तो यहाँ बसे दूसरे धर्म के लोग इस कब्जे का विरोध करते हैं और इस कारण इजराइल यहाँ की डेमोग्राफी को बदल रहा है और कोशिश कर रहा है कि इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा यहूदी बसे ताकि वो किसी भी विरोध को तोड़ सके। कई दिनों के जंग के बाद जब हमस ने सीज फायर का रिक्वेस्ट किया, तब से इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। हो सकता है कि वो हमस को इस तरीके से बर्बाद करना चाहता है कि हमस तुरंत पलटवार ना कर पाए। इस कारण इजराइल ने कई शहरों और आबादी वाले इलाकों में बम दागे हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है, जिस पर इन्हें मानवाधिकार का उल्लंघन करने का दोषी बताया गया है। पर इस ब्लेम को इजराइल ये बोलकर खारिज कर रहा है कि हमस, जो कि एक इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने हेडक्वार्टर्स और लॉन्च पैड्स स्कूल्स, मॉल्स और कमर्शियल बिल्डिंग के पास बनाए हैं और इन्हें तबाह करना इनकी प्रायोरिटी है। वो किसी भी मासूम के मौत पर माफी मांग रहे हैं। यहाँ आप जिस भी कारण से जिस भी पार्टी का समर्थन करते हैं, इतना समझ लें कि वो समर्थन एक तरफा होगा और दूसरी पार्टी के लिए अन्याय होगा, क्योंकि यहाँ कोई गलत नहीं है, सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे एक बहुत बड़े नेता ने हमें ये सिखाया है कि ऐसे मैटर्स इंटरनल मैटर्स होते हैं और दूसरे देश के लोगों का इन मुद्दों पर समर्थन देना या विरोध करना देश की संप्रभुता पर ठेस है। तो हम अपने तमाम भारतवासियों से अपील करते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन और गाजा के इंटरनल मैटर में ना पड़े, और अगर कोई भी देश, सरकार या संगठन इन मुद्दों को सुलझाने की हिम्मत या मंशा रखता है तो उनसे यही अपील करेंगे कि आप दोनों पार्टी के हित को ध्यान में रखें। वहीं इजराइल, गाजा और पैलेस्टीन के लोगों और उनके सरकारों से अपील करते हैं कि वो कोशिश करें कि साथ मिलकर रहें जैसे वो पहले रहा करते थे, क्योंकि अगर यहूदियों के हिस्ट्री में कोई गोल्डन पीरियड रहा है तो वो मुस्लिम के साथ ही था और उसी पीरियड में मुस्लिम सल्तनत को भी यहूदी ट्रेडर्स से काफी फायदा मिल रहा था। देश बॉर्डर्स या सरकार से नहीं बनता, वहां रह रहे देशवासियों से बनता है। अगर आप अपना अपना देश नहीं बना पा रहे तो कम से कम देशवासी बनकर रहें। जी, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नजरिया एक जरिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या अपना नजरिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नजरिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी, धन्यवाद।